गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनसे पहले हम पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े एसेक्सुअल के बारे में। चलो आज हम फिर से चर्चा कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन होता क्या है, क्या होता है रिप्रोडक्शन? यह जीवों की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने ही समान एक छोटे से जीव को जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। अच्छा चलो, यह तो रिप्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन क्या यह पता है कि रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में एनर्जी की भी बहुत जरूरत होती है ना? रिप्रोडक्शन करने में बहुत ही एनर्जी की खपत होती है, बहुत ही ऊर्जा की खपत होती है। तो सवाल ये है कि जब रिप्रोडक्शन में एनर्जी की खपत होती है, ऊर्जा की खपत होती है, तो फिर भी जीव क्यों इस ऊर्जा को लॉस करें जनन जैसी प्रक्रिया में, जो कि जीने के लिए जरूरी नहीं है। क्या जनन जीने के लिए जरूरी है? नहीं है ना। पोषण जीने के लिए जरूरी है ना, और शोषण भी जीने के लिए जरूरी है। लेकिन क्या जनन नहीं करेंगे तो आदमी जिंदा नहीं रहेंगे। तो जब जनन जरूरी नहीं है जिंदा रहने के लिए, तो भी हम इसमें लॉस क्यों करें एनर्जी? सवाल है ना, क्यों करें? चलो हम आसपास के माहौल को देखते हैं। हमें क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, इंसान भी दिखाई पड़ रहे हैं। हमें ये सब जो दिखाई पड़ रहे वो क्यों दिखाई पड़ रहे? जनन के वजह से ही। अच्छा, इसका मतलब जनन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जनन करते हैं ताकि हमारे नस्ल आगे बढ़े, है ना। जनन हम किस लिए करते हैं? ताकि हमारा नस्ल आगे बढ़ता रहे, कंटिन्यू रहे। हम जितने भी जीवों को देख रहे हैं वो सब जनन के वजह से ही है। यानी जनन जीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जनन जीवों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी भी पीढ़ी को आगे निरंतर बनाए रखती है वो। ठीक है, तो पूरी दुनिया में बहुत सारे तरह तरह के जीव है। क्या है? पूरी दुनिया में तरह तरह के जीव है। तो सभी जीवों का जनन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जीव अलग है। कोई निम्न स्तर के जीव है, कोई उच्च स्तर के जीव है। तो जैसे जैसे जीव होते हैं उसी प्रकार वो अपना जनन का तरीका अपनाते हैं। तो जितने भी जीव है, सभी जीव सिर्फ दो तरीकों में से कोई एक तरीका ही अपनाते हैं। जनन के दो तरीके हैं, सेक्सुअल रूप से और एसेक्सुअल रूप से, है ना। तो चाहे जीव कैसा भी हो, उनको इन दोनों में से कोई एक तरीका ही अपनाना होगा। क्या जनन सभी जीव करते हैं? सभी जीव करते हैं ना, क्योंकि जनन नहीं करेंगे तो उसके नस्ल आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं अपवाद में जो जनन नहीं करते हैं। खच्चर का नाम सुने हो? वो जनन नहीं करते हैं। खच्चर जो होते हैं वो जनन नहीं करते हैं। वर्कर मधुमक्खी, देखो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें वर्कर भी होते हैं और मतलब कि एक रानी होती है, ठीक है ना। तो वर्कर मधुमक्खी जो होते हैं वो जनन नहीं करते। ऐसे कुछ अपवाद है। तो फिर उसका नस्ल कैसे तैयार होता है खच्चर का, यह सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले समय में जब हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे तब उसमें पढ़ेंगे कि खच्चर जब जनन नहीं करते फिर खच्चर का नस्ल कैसे तैयार हो जाता है। वर्कर मधुमक्खी जनन नहीं करते तो फिर उसका नस्ल कैसे तैयार हो जाता है। यह सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या पढ़ना है हमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, इसमें जो भी भ्रांति है, जो भी कंफ्यूजन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसे हम दूर करेंगे। ठीक है, हम पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, टेंथ में भी पढ़ चुके हैं और सुने भी है, लेकिन कुछ कंफ्यूजन भी रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलो आज हम सारी की सारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। ठीक है, देखो आमतौर पर यह कहा जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक ही जनक से उत्पन्न होता है, संतति उसमें होता है ना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीव भाग लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीव भाग लेते हैं। वास्तव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीव का भाग लेना जरूरी नहीं है हमेशा।
बहुत सारे ज्यादातर जीवों में ऐसा ही होता है कि दो जीव भाग लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें दो जीव का भाग लेना जरूरी नहीं है। एक ही जीव संतति उत्पन्न करते हैं, लेकिन सेक्सुअल तरीके से। तो अगर हम रियली मीनिंग जाने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसका यही हो सकता है डिफिनेशन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स का मिलन होता है, दो युग्मक का मिलन होता है, फीमेल युग्मक और यानी फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स। दो जीव का मिलना हमेशा जरूरी नहीं है, बल्कि दो गैमेट्स का मिलना विपरीत लिंग वाले हमेशा जरूरी है। तो हम इसका परिभाषा अब सटीक रूप से इस प्रकार दे सकते हैं। पहले हम जो भी पढ़ चुके हैं उसको हम वो भी जानेंगे। जनरली रूप से दो ही जीव मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन हम अब क्या जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स का मिलन होता है। क्या होता है? दो गैमेट्स का मिलन होता है, दो युग्मक का मिलन होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। अब ये युग्मक क्या चीज है, यह भी हम अच्छे तरीके से जानेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो उसमें पढ़ेंगे कि पादप में युग्मक किस प्रकार बनते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, तीसरा चैप्टर मानव जनन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो उसमें पढ़ेंगे कि मानव में किस प्रकार से युग्मक बनते हैं। अभी फिलहाल इस सब चीजों की थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? दो युग्मक का मिलन होता है, और दो युग्मक जब मिलते हैं उसके बाद जायगोट का निर्माण होता है। क्या होता है? जायगोट का निर्माण। अब देखते हैं पहले थोड़ा सा, चलो हम दो जीव को लेते हैं, ठीक है। देखो एक हम मेल लेते हैं, ठीक है, और दूसरा फीमेल। यह एक जीव है और यह द्विगुणित है, डायप्लॉइड है। यह क्या है? सभी जीव जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ज्यादातर डायप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं। अब द्विगुणित और अगुणित, ठीक है। हैप्लॉइड डॉप्लॉइड क्या है, इसके लिए हम एक और, ठीक है, वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कोशिका विभाजन के बारे में बताएंगे। तो उसमें अच्छी तरीके से जानेंगे कि डायप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम जानते हैं कि जितने जीव है सब डायप्लॉइड है। क्या है? डायप्लॉइड है। चलो हम दो लिए, एक फीमेल लिए और एक मेल लिए, दोनों क्या है? डायप्लॉइड, ठीक है। अब ये क्या करेगा? युग्मक बनाएगा दोनों जीव। क्या बनाएगा? युग्मक। ये भी युग्मक बनाएगा और ये भी युग्मक बनाएगा। तो जब युग्मक बनता है तो वो हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड। समझ रहे हो ना? अगुणित बोलते हैं इसको हिंदी में, और इसको द्विगुणित, ठीक है। तो ये भी युग्मक बनाया, अगुणित। देखो युग्मक जब बनते हैं तो वो किस प्रक्रिया से बनते हैं? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन का नाम सुने हो? कोशिका में विभाजन होता है। तो जब अर्धसूत्री विभाजन होता है कोशिका में, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही युग्मक का निर्माण होता है। किसी भी जीवों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। कुछ जीवों में समसूत्री विभाजन के द्वारा भी युग्मक बनते हैं, लेकिन ज्यादातर जीवों में क्या होता है? युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, मियोसिस के द्वारा। किसके द्वारा? तो देखो मियोसिस हुआ, यहाँ पे हुआ ना। यह पहले हैप्लॉइड डायप्लॉइड था, मियोसिस हो गया, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बन गया? युग्मक बन गया। यह क्या है? युग्मक है। यह क्या है? युग्मक, गैमेट्स है, युग्मक। ये जो है फीमेल का युग्मक है। क्या ये? फीमेल का युग्मक। और ये क्या है? मेल का युग्मक। यानी ये मादा युग्मक, यही बोल सकते हैं इसको। ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है। हम आम तौर पर मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं और नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। जनरली रूप से
ज्यादातर जीवों में यही नाम दिया गया है। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। और नर युग्मक को शुक्राणु। युग्मक जो है वो एक प्रकार का कोशिका है जिसे जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कोशिका। हमको पता है कि हमारा जो शरीर बना है किस चीज से बना है? कोशिका से बना है। कोशिका से ही बना है ना। तो हमारा पूरा बॉडी, अब बल्कि सभी जीवों का जो बॉडी होता है वो कोशिका से ही बना होता है। तो हमारे शरीर में जो कोशिका है वो सभी कोशिका डायप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित। क्या होते हैं? हमारे शरीर में जो जितने कोशिका है वो सब द्विगुणित होते हैं। जैसे पैर में, हाथ में, गाल में, पूरा शरीर में, वो सब कायिक कोशिका है। क्या है? कायिक कोशिका। और वो द्विगुणित होते हैं। जब जीव युग्मक बनाते हैं तो युग्मक जो बनते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। कैसे बनते हैं? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं। और युग्मक जो बनते हैं तो युग्मक हाइप्लॉइड होते हैं, यानी अगुणित। क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। और वो जो है जनन कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है? जनन कोशिका। और उसके अलावा हमारे शरीर में जो कोशिका है वो क्या कहलाती है? कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका जो होती है वो डायप्लॉइड होते हैं और जनन कोशिका हैप्लॉइड है। कायिक कोशिकाओं का निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। कैसे होता है? समसूत्री विभाजन। और जनन कोशिका का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है। तो हमारा शरीर जो है वो कैसे बढ़ते हैं? कोशिका विभाजन के द्वारा ही बढ़ते हैं। एक कोशिका से 2 कोशिका बन गया, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो हमारा शरीर का, पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका विभाजन जरूरी है ना। किस लिए जरूरी है? वृद्धि करने के लिए। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा हम वृद्धि करते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन युग्मक निर्माण के लिए ही सिर्फ होता है। किस लिए होता है? सिर्फ युग्मक निर्माण के लिए ही। देखो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। देखो एक कोशिका है, ठीक है, यह कायिक कोशिका है, यह डायप्लॉइड है, द्विगुणित है ना। जब यह कोशिका विभाजन करेगा, विभाजन करना का मतलब दूसरे कोशिका, नया कोशिका बनाना, तो यह एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण करेगा। कितने कोशिका का? 2 कोशिका का। तो यह भी 2n होगा और यह भी 2n। यह कोशिका किस प्रकार था? द्विगुणित था। और कैसा कोशिका बनाया? द्विगुणित। द्विगुणित बनाया ना, 2n। तो जब इस प्रकार से विभाजन होता है तो इसको मेटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटोसिस। समसूत्री विभाजन क्या बोलते हैं? अब क्या होता है यानी द्विगुणित और अगुणित? सीधे तौर पर यह समझ सकते हैं कि हमारे कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पाए जाते हैं ना। क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम। मानव शरीर के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46। कितने? 46, यानी 23 जोड़ा। और जो हमारे शरीर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो जोड़े में होते हैं, पेयरों में होते हैं। किसमें होते हैं? पेयरों में। इस पर यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इधर देखो, पेयरों में, यानी ये क्रोमोसोम है मान के चलो। तो इस प्रकार होते हैं क्रोमोसोम, एक इधर से एक इधर से, दोनों यानी पेयरों में होते हैं, हमेशा 2 पेयर, यानी 1 पेयर। तो इस तरह करके 23 पेयर होता है। कितने पेयर? 23 पेयर। कितने हो गए? 40। तो आमतौर पर कोशिका में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो पेयरों में होते हैं। तो हम, और जब युग्मक का निर्माण होता है, क्या होता है? युग्मक का निर्माण, तो ये पेयर टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यानी सिंगल हो जाते हैं। और वो युग्मक जब बनते हैं तो उसमें वो आधी क्रोमोसोम की संख्या रहती है। कितनी रहती है? आधी। तो इसीलिए उसको बोलते हैं क्या? अगुणित। यानी ऐसी कोशिका जिसमें क्रोमोसोम पेयर में हो वो द्विगुणित कहलाता है, और जिसमें पेयर में नहीं हो वो क्या कहलाते हैं? अगुणित कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ द्विगुणित था, कोशिका का निर्माण हो गया, यहाँ पे विभाजन हुआ, तो यह भी द्विगुणित ही बना। तो यह क्या कहलाएगा? मिटोसिस। अब देखो, अब और एक कोशिका है, 2n है। यह जो कोशिका का निर्माण करेगा तो n रहेगा, यहाँ पे अगुणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगुणित। तो अब इस प्रकार जो विभाजन हुआ
यह मियोसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मियोसिस। देखो इनसे आधी हो गई गुणसूत्रों की संख्या। इसका मतलब अगर यहाँ 46 गुणसूत्र होंगे तो 23 इसमें होंगे और 23 इसमें। यहाँ पे अगर 46 गुणसूत्र होंगे तो इसमें भी 46, इसमें भी 46। यानी कि जिस कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो जाए वो कहलाता है अर्धसूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस। और जिस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र की संख्या वही बना रहे वो कहलाता है समसूत्रीय विभाजन यानी मिटोसिस। ठीक है, समझ गया ना? तो मिटोसिस के द्वारा हमारे सारे काय कोशिकाओं में विभाजन होता है और मियोसिस के द्वारा क्या बनता है? सिर्फ युग्मक का निर्माण होता है। क्या बनता है? युग्मक यानी गैमेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब देखो ये क्यों महत्व है जनन में, इसको हम यहाँ पे समझ लेंगे। यह मेल फीमेल है, यह मेल है जीव, यह मियोसिस के द्वारा क्या बनाया? युग्मक बनाया। दोनों का युग्मक बनाया। युग्मक हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, जब ये दोनों मिलेंगे ये क्या बने, मतलब ये दोनों मिलेंगे तो जायगोट का निर्माण हो जाएगा। क्या निर्माण होगा? जायगोट का। और जो जायगोट होगा यहाँ से अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं इसमें अगर 46 है तो यहाँ पे 23 आया होगा। 46 है तो 23 आया होगा। 23 यहाँ से आएंगे और 23 यहाँ से आएंगे, यहाँ कितने हो जाएंगे? 40। यानी ये 2n हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2n। ठीक है, देखो रहना तो इसमें है, देखो है ना 2n यहाँ पे था, यहाँ n हो गया। जब जायगोट बना, क्या बना गया? जायगोट युग्मनज। ठीक है, तो यहाँ पे 2n हो गया। अब देखो यहाँ 46 गुणसूत्र था, यहाँ पे 23 हुआ, यहाँ भी 23 हुआ। जायगोट का जब निर्माण हुआ यह 46 हो गया। अगर यहाँ पे मियोसिस नहीं हुआ होता, क्या नहीं हुआ होता? मियोसिस, तो यहाँ 2n है तो यहाँ भी 2n रहता, 46 का 40 रह जाता, यहाँ से भी 40 और दोनों का 40 मिलता तो कितना हो जाता? 92 नहीं हो जाता। तो देखो यह वो कंटिन्यू जिसमें जो जीव है, इस जीव का गुणसूत्र इस जीव से नहीं मिलता। मिलता क्या? ये सब जीवों में 40 होते हैं, इसमें 92 हो जाता। तो ये तो मेल अगर जो जीव है, मान के चलो अगर इंसान है, ये इंसान है तो इंसानों में 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसमें क्या हो जाते हैं? 92। तो क्या ये इंसान बनता? नहीं बनता। इसीलिए मियोसिस का यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन में यानी युग्मक के निर्माण में। ठीक है, तो देखो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मेल और फीमेल रहता है, वो अपना गैमेट्स का निर्माण करता है और जब दोनों गैमेट्स का मिलन होता है तो जायगोट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जायगोट्स। इस जायगोट में फिर विभाजन होगा, समसूत्रीय विभाजन। क्या होगा? समसूत्रीय विभाजन। यह जायगोट जो बना है एक कोशिका हुआ, यह हुआ एक कोशिका। इसमें समसूत्रीय विभाजन हो जाएंगे 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128 ऐसे होते रहेगा और एक शरीर का निर्माण करेगा यानी भ्रूण का निर्माण करेगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर वो एक यानी जीव का मतलब कि रूप ले लेगा। अगर इंसान है तो इंसान का रूप ले लेगा, उसके बाद उस बच्चे की डिलीवरी होगी यानी पैदाइश हो जाएगी। तो ऐसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हुआ, ये चीज ध्यान रखना कि क्रोमोसोम जो है 23 यहाँ से आया ना, और 23 यहाँ से आया। मेल से 23 क्रोमोसोम और फीमेल से 23 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का क्या काम है? क्रोमोसोम पे डीएनए पाए जाते हैं, पता है ना? क्रोमोसोम पे क्या पाए जाते हैं? डीएनए। और डीएनए क्या करता है? आनुवांशिक गुणों का वहन करता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो उस गुण को ढोता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाता है, दूसरे से तीसरे। क्या करता, कौन करता है यह काम? डीएनए। और क्रोमोसोम पे क्या पाए जाते हैं? डीएनए। और हमारे शरीर में जो भी लक्षण है वो सब डीएनए की वजह से ही है। जैसा हमारा डीएनए वैसा हमारा लक्षण। अगर इसी प्रकार दूसरे का भी डीएनए रहेगा तो उसका भी लक्षण सेम टू सेम हमारे ही जैसे होंगे। क्लोन बताए थे ना, जब दो अगर क्लोन होते हैं तो दोनों का डीएनए सेम होता है और सेम टू सेम सब कुछ वही रहता है ना। तो वही होता है डीएनए का काम।
तो देखो हाफ क्रोमोसोम इधर से आया, हाफ क्रोमोसोम इधर से आया, इसका भी गुण इसमें रहा होगा, इसका भी गुण इसमें रहा होगा। जब जायगोट का निर्माण होगा तो इसमें किसका गुण रहेगा? दोनों का, फीमेल्स का भी और मेल का भी, यानी माता का भी और पिता का भी, ठीक है। तो इसीलिए जब इस जायगोट से बच्चे निर्माण होंगे तो उस बच्चे में दोनों का गुण हल्का हल्का कुछ दिखाई देगा, लेकिन ये बच्चे जो है, ये चाइल्ड अपने माता पिता से अलग होंगे। क्या होंगे? अलग। अलग क्यों होंगे? हम जब पढ़ाएंगे कोशिका विभाजन उसमें देखेंगे कि म्यूसिस किस प्रकार होते हैं। म्यूसिस जब होता है ना, तो म्यूसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एक बार, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होता है डीएनए का, जहाँ पे जो मतलब कि डीएनए का जो खंड होता है ना वो अदला बदली हो जाते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो पहले से हमारा डीएनए था वहाँ पे क्या हो गया? थोड़ा सा चेंज हो गया, तो अपना एक नया लक्षण प्रतीत होता है, ठीक है। तो दोनों में जब मेसिस होंगे तो थोड़े थोड़े दोनों से कुछ अलग होंगे, इसीलिए संतति जो होंगे ना अपने माता पिता से बिल्कुल अलग होगा। हालांकि उसमें गुण कुछ पिता का रहेगा और कुछ माता का रहेगा, लेकिन वो मतलब वो जो बच्चे होंगे वो कैसे होंगे? माता पिता से बिल्कुल अलग होंगे, आनुवांशिक रूप से भी और आकारकी रूप से भी, यानी उनका डीएनए अलग। इसीलिए सभी इंसानों का डीएनए अलग होता है। यह म्यूसिस का ही कारण है कि वहाँ पे डीएनए का क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, और वहाँ पे सबका डीएनए अलग हो जाता है। अगर ऐसा ना हो तो माता का और पिता का जो डीएनए है वही डीएनए सेम टू सेम किसका हो जाएगा? बच्चे का हो जाएगा, इसका डीएनए अलग नहीं होगा। इसीलिए जितने भी इंसान है दुनिया में सभी का डीएनए क्या होता है? अलग होता है। कभी कभी अपवाद में जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना तो उनका डीएनए सेम हो जाता है कभी कभी, ठीक है। हम जब पढ़ेंगे कि ट्विंस कैसे होते हैं, जुड़वा बच्चे किस प्रकार होते हैं, हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो उसमें जब होते हैं ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो जुड़वा बच्चे होते हैं तो उसका डीएनए सेम टू सेम रह जाता है, कभी कभी अलग होता है। दोनों प्रकार से हो सकते हैं, दो जुड़वा बच्चे का डीएनए अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो यह था हमारा क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि दो गैमेट्स का निर्माण होने के बाद दोनों गैमेट्स मिलते हैं, मिलने के बाद क्या बन जाते हैं? जायगोट। जायगोट में फिर कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। वो भ्रूण आगे चलकर नए जीव का रूप लेता है और फिर उस जीव की पैदाइश हो जाती है और नए जीव बन जाते हैं। यह क्या किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यह एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। तो जीव जितना ही जटिल होता है उसमें सभी प्रक्रियाएं जटिल ही होती है, पोषण हो या जनन हो। हम मानव जो है सबसे जटिल है, मनुष्य जो है सबसे जटिल है। इसीलिए मनुष्यों में जब जन्म होता है तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं अमीबा वगैरह वो सब सरल जीव है, क्या है, इसीलिए उसमें जनन भी सरल तरीके से होता है। क्या होता है? बस एक बार विभाजन हो गया, कोई शॉर्टकट में तुरंत हो गया। क्योंकि मानव बहुत ही जटिल है तो इसमें इस जनन के लिए कुछ समय लेते हैं, कुछ समय के बाद, ठीक है, एक लॉन्ग प्रोसेस चलने के बाद, ठीक, मतलब कि दूसरे संतति का निर्माण होता है। परिभाषा इसमें देखो हम लिख दिया है, क्या लिखे है? द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड। रिप्रोडक्शन का एक ऐसा प्रकार जिसमें कि एक जीव क्या होते हैं? प्रोड्यूस उत्पन्न होते हैं बाय जायगोट के द्वारा, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने के बाद जो जायगोट प्राप्त होते हैं उस जायगोट से ही संतति उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे रिप्रोडक्शन क्या कहलाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहलाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ हिंदी में लिख दिया, जनन की वह विधि जिसमें दो विपरीत लिंग के युग्मकों के मिलने से बनी रचना युग्मनज द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। क्या कहलाते हैं? लैंगिक जनन। और इससे जो उत्पन्न होता है संतति वो जनक से भिन्न होता है। भिन्न क्यों होता है यहाँ हम समझ गए। क्यों होता है भिन्न? समझ गया ना, मियोसिस की वजह से डीएनए का क्रॉसिंग ओवर होता है, इसकी वजह से इसका भी डीएनए अलग हो जाता है। हम यह पढ़ेंगे आगे चलकर कि किसी भी संतति में मेल यानी पिता का क्या कहते हैं गुण ज्यादा होता है, किसी संतति में माता का गुण ज्यादा होता है।
ये कैसे होता है, ये जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम आनुवांशिकी वाले, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि क्यों कभी कभी किसी संतति में माता का गुण ज्यादा दिखाई पड़ता है, किसी में पिता का ज्यादा गुण दिखाई पड़ता है। कोई कोई संतति होता है जो मतलब कि दोनों में से किसी का गुण नहीं दिखाई पड़ता है, होता है ना ऐसा। अक्सर होता है कि अगर कोई ठीक है माता पिता अगर दोनों गोरे हैं तो संतति गोरे पैदा होंगे, होंगे ना बच्चे। और अगर कहीं पे देखते हैं कि अगर माता यानी गोरे है और पिता काले है तो संतति गोरे भी उत्पन्न हो सकते हैं, कभी कभी काले भी उस पर उत्पन्न हो जाते हैं, होता है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता और पिता दोनों गोरे हैं लेकिन संतति काले उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब क्यों होता है, जब आनुवांशिकी हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ जानेंगे हम कि इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों होता है। तो आज यही तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज के इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पर और आगे तक। थैंक यू।